everyone. As you all know, we have completed our first chapter, that is end of bipolarity, with the disintegration of USSR. After the disintegration of USSR, as you all know, क्या हो गया? US की हेजेमनी बच गई पूरे वर्ल्ड में. तो अब US की हेजेमनी को कम करने के लिए नई नई सेंटर्स ऑफ पावर आती हैं. दैट इज आवर नेक्स्ट चैप्टर, कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर. नई नई सेंटर्स आती हैं जिसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? EU. अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हम क्या पढ़ेंगे? यूरोपियन यूनियन के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इवोल्यूशन, मतलब इसकी हिस्ट्री. अब EU आज USSR डिसइंटीग्रेट होता है 1991 में. क्या 1992 में एकदम से EU बन गया? नो. कोई तो हिस्ट्री रही होगी कि किस तरीके से स्टार्ट हुआ है. तो EU जब स्टार्ट होता है बेटा विद द मार्शल प्लान. ये कब हुआ था? जब यूरोपियन कंट्रीज बहुत अपनी इकोनॉमी को डाउन करके बैठी थी, इकोनॉमी स्टैग्नेट थी. तो उस टाइम पे 1948 में दे डिसाइडेड कि कुछ तो करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए. और इन्होंने क्या किया? सबसे पहले दे स्टार्टेड टू मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशंस. अब इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनानी स्टार्ट की विद द हेल्प ऑफ मार्शल प्लान. नाटो किसने बनाया था? यूएसए ने. अब नाटो जो बनाया गया था यूएसए के, उसके थ्रू मार्शल प्लान के थ्रू डॉलर्स में लोन लिया जाता है. यूरोपियन कंट्रीज लेती हैं यूएसए, और सबसे पहले क्या बनाती हैं? क्या बनता है? सबसे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनती है? OEEC, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन. कब बनी है? 1948 में, फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन. इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए. आफ्टर दिस अगले ही साल, अब जब पॉलिसीज बनानी किसको है? लीडर्स को, लेजिस्लेचर्स को. तो सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज को इंक्लूड करने से ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड नहीं हो पाएगी. दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड कि हम पॉलिटिकल मुद्दों को भी, इश्यूज को भी, कोऑपरेशन को भी इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट ईयर क्या बना देते हैं? COE, दैट इज काउंसिल ऑफ यूरोप, इन 1949 with economic plus political cooperation. Now in this organization क्या बन जाती है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या बना दिया जाता है? काउंसिल बना दिया जाता है विद द चेंज ऑफ मीन्स. अगर कहा जाए COE क्या है? इट्स अ सक्सेसर ऑफ OEEC. इज इट क्लियर? उसके बाद COE बनाया जाता है जिसमें पॉलिटिकल कोऑपरेशन को भी इंक्लूड कर दिया जाता है विद इकोनॉमिक कोऑपरेशन. की जितनी भी कंट्रीज होंगी, जितनी भी मेंबर स्टेट्स होंगी, वो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन. आफ्टर दैट क्या किया इन्होंने? क्या बनाया? EEC. क्या आता है? EEC, दैट इज इन 1957. अब ये क्या था? यूरोप की कंट्रीज ने इकोनॉमिक कम्युनिटी बना दी, समुदाय बना दिया, कम्युनिटी बना दी. ऑर्गेनाइजेशन से काउंसिल पे आए, काउंसिल से कम्युनिटी पे आए. अब कम्युनिटी बनाई इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी. यहाँ में क्या किया इन्होंने? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. डू यू नो द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? इंटीग्रेट कर दे, मतलब क्या कर दिया? जोड़ दिया, एक कर दिया. इसमें अगर यहाँ पर हम इस वर्ड का कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग लें तो यहाँ पर क्या मीनिंग है कि जो हमारी 12 कंट्रीज थी EU की, उन्होंने क्या कर दिया? अपनी इकोनॉमी को एक कर दिया, कॉमन कर दिया, और वो क्या थी? यूरोप. अब इसके बाद जैसे ही USSR का डिसइंटीग्रेशन होता है, उससे नेक्स्ट ईयर ही हमारे सामने आती है EU, जो कि कब बनी? 1992 में. और इसमें क्या किया जाता है? वास्ट एरिया को इंक्लूड
किया जाता है, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल सभी को इंक्लूड किया जाता है यूरोपियन यूनियन। इज इट क्लियर? इस तरीके से बेटा इवॉल्व होती है, ये इवोल्यूशन है हमारे ईयू का, ये हिस्ट्री है, ईयू की हियरार्की है, इस तरीके से ईयू हमारे सामने आई, इस तरीके से ईयू एमर्ज हुई। गॉट इट? अब हम पढ़ेंगे ईयू के बारे में कि ईयू इतनी पावरफुल कैसे है। जैसे ही बेटा डिसइंटीग्रेशन होता है तो ईयू ने क्या डिसाइड किया, यूरोपियन यूनियन ने, कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो मिस्टेक्स यूएसएसआर ने की हैं, इतनी पावर होने के बाद भी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, हम वो मिस्टेक रिपीट नहीं करेंगे और एक बड़ी पावर बनेंगे। जबकि हम डिस्कस करेंगे आसियान में वो एक डिफरेंट काइंड की ऑर्गेनाइजेशन थी। अब ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है? सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल कौन सी होगी? जैसे हमारी यूएन जो इंटरनेशनल लेवल पे होती है, ये कैसी सुपर नेशनल और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन कंट्रीज की। गॉट इट? यूरोपियन यूनियन है ये, यूरोपियन कंट्रीज की सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है। और अगर देखा जाए रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में ये सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। तो क्या होता है बताइए, अपनी 12 कंट्रीज का क्या करती हैं, एक फ्लैग बनाती है, कॉमन फ्लैग। ये फ्लैग को क्या कर देती है बेटा, कॉमन कर देती है। और फ्लैग कैसा बनाती है, 12 स्टार्स को लेते हुए शाइनिंग, जो क्या दिखाएंगे, हमेशा आपकी तरक्की को, आपकी डेवलपमेंट को शो करेंगे। और शाइनिंग कलर की आप हमेशा शाइन करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे और कोई पहले या कोई बाद में नहीं होगा। दैट्स व्हाई दे हैव टेकन द स्टार्स इन सर्कुलर मोशन। इन्होंने सर्कल में क्या लिए, 12 स्टार्स जो 12 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्होंने अपने फ्लैग को कॉमन किया, इकोनॉमी को कॉमन कर दिया। अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन के इन्फ्लुएंस की, तो इसके 3 मेन इन्फ्लुएंस पढ़ते हैं। फर्स्ट वन दैट इज इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। अब इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में हमने क्या देखा कि इसकी जीडीपी सेकेंड हाईएस्ट है यूएसए को छोड़कर। अब जो यूएसए आज डिसइंटीग्रेट का रीजन बनता है कि अकेली हेजीमनी रह जाती है, यूएसएसआर को भी टक्कर देता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हिरोशिमा नागासाकी पे बम भी डालता है और जीतने वाली पावर में भी था। तो यूएसए जो एक आज सुपर पावर है, कहीं ना कहीं उसको टक्कर दे रही है ईयू की करेंसी। ठीक है, तो इसकी इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है अपने आप में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, अब देखो एक ही रीजन बताऊंगी इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का। इसमें जो फ्रांस है, यूरोपियन यूनियन का जो मेंबर है फ्रांस, वो क्या है, यूएन जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके 5 परमानेंट मेंबर्स में से एक मेंबर है। थिंक अबाउट इट, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें भी जो एक परमानेंट मेंबर है दैट इज फ्रांस, वो ईयू का मेंबर है। तो इसकी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस अपने आप में शो करता है। और जो परमानेंट मेंबर होता है उसके पास कौन सी पावर होती है, वीटो पावर, जो कि हायर पॉलिटिकल पावर है कि इसमें कोई भी डिसीजन, मैंने आपको कई बार बताया, फिर से देखो डिस्कस करते हैं। वीटो पावर में क्या क्या होता है बेटा, सपोज करो ये हमारे 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, तो इनमें से 14 members are agree for any policy or implementation, but 1 member from the non-permanent member, from the permanent member, 1 member only deny, वो डिनाई कर देता है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। और अगर होता है कि हमारे 15 में से 14 members are agree but 1 non-permanent agree नहीं है, तो वो उसकी नहीं सुनी जाएगी बिकॉज उसके पास वीटो पावर नहीं है। बट एक सिंगल स्टेट भी, एक सिंगल मेंबर भी यहाँ पर डिसीजन को चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वीटो पावर है। तो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर को कौन लेके बैठा है, ईयू लेके बैठा है। उसके बाद कौन सा इन्फ्लुएंस आता है,
होती है, क्योंकि देखो 12 जब कंट्रीज की मिलिट्री एक साथ आती है, क्यों है इसकी मिलिट्री पावरफुल इसका इन्फ्लुएंस, क्योंकि इन्होंने अपनी मिलिट्री को क्या कर रखा है, कंबाइन कर रखा है। जैसे इन्होंने अपनी करेंसी को, इकोनॉमी को ग्रेड करने के लिए क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, कंबाइन कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। इज इट क्लियर? तो इसी तरीके से इन्होंने क्या कर रखा है, अपनी मिलिट्री को कंबाइन कर रखा है, कंबाइन मिलिट्री है इनकी, ठीक है। तो ये है हमारा इन्फ्लुएंस। दे ट्राइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। 2003 में इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फेल हो जाता है, ठीक है। तो इसकी कुछ थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स भी रहे थे। तो होप आप लोग को ईयू के बारे में समझ आया होगा कि ईयू क्या है, किस तरीके से इवॉल्व होता है। लेट्स रिकॉल द थिंग्स। सबसे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आई, OEEC आती है 1948 में विद मार्शल प्लान और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। उसके बाद COE काउंसिल ऑफ यूरोप आती है 1949 में, जिसमें पॉलिटिकल मुद्दों को भी इंक्लूड किया गया। फिर EEC बनाई जाती है, यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में, जहां पर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए ये सब किया जाता है। और उसके बाद जैसे ही डिसइंटीग्रेशन होता है USSR का, अगले ही साल क्या बन जाती है ये EU, यूरोपियन यूनियन हमारे सामने आती है मर्ज होकर 1992 में विद द ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, सभी एरियाज को इंक्लूड करते हैं। तो ये यहाँ पर 12 कंट्रीज का अपना अलग फ्लैग बनाते हैं, अपनी इकोनॉमी को क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं, यूरोप की करेंसी रखते हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मैंने आपको बताया कि इनके एक मेंबर के पास वीटो पावर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है वो। और मिलिट्री इन्फ्लुएंस में इन्होंने अपनी 12 की 12 कंट्रीज की मिलिट्री को क्या कर रखा है, कंबाइन कर रखा है। तो वो अपने आप में देखने को मिलता है कि मिलिट्री इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है इनका।